हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी 2025 या 26 का देने का सोच रहे हैं और जिनको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं हम हमेशा अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से ये सुनते हैं दैट एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। हमें हमेशा बताया जाता है कि एनसीईआरटीज जो हमने स्कूल में पढ़ी हैं वो इस टाइप के बड़े एग्जामिनेशन में भी उनकी क्रूशियल भूमिका होने वाली है, तो आप वहाँ से शुरू करो। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है और एनसीईआरटीज को पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहला, एनसीईआरटीज क्या है। एनसीईआरटीज वो बेसिक किताबें हैं जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, स्पेशली वो द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न्ड। और वो एनसीईआरटीज यूपीएससी में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप डायरेक्टली बिग बुक्स में जंप करोगे लाइक लक्ष्मीकांत या एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की कोई आर एस शर्मा की किताब हो गई, ठीक है, या बिपिन चंद्रा हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, सो देर इज अ वेरी बिग चांस कि वो किताबें काफ़ी हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई हैं। एंड एनसीईआरटी साफ वो बेसिक स्कूल के बच्चों के लिए बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक्स बिल्ड करने के लिए। और जब तक किसी सब्जेक्ट का बेस क्लियर ना हो उस पर हायर जंप करना बहुत ही रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ए, वो बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी हुई है। बी, उसमें बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज वे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है विदाउट गेटिंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट। थर्ड, उसमें डायरेक्टली यूपीएससी में जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी कभी तो वर्बेटिम एनसीईआरटीज के लाइन में से आते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में, और कुछ तो मेंस में भी आए हैं। लाइक प्राइमरी रॉक्स वाला क्वेश्चन आया था जीएस 1 में 2022 के पेपर में, ठीक है। तो एनसीईआरटीज का काफ़ी रोल है आपकी प्रिपरेशन में। हाँ, लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट की हर एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही फ्रूटफुल एक्सरसाइज है, फ्रूटलेस एक्सरसाइज है मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आपको एनसीईआरटीज में से हमारे एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है। वो स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं जो उनके एग्जाम्स, उनके सिलेबस के लिए हेल्प करती हैं, लेकिन क्या वो हमारे एग्जाम के लिए 100% इफेक्टिव है? तो उसमें हमें अपना फिल्टरिंग मैकेनिज्म एक्चुअली एक्टिवेट करना है कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। जैसा कि मैं अपने वीडियो में हर बार बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करोगे आपको समझ में आएगा। अब हम थोड़ा टेक्निकल पे चलते हैं, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट पे। अब मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम लेता हूँ, आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 11th और 12th क्लास की चारों एनसीईआरटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। अगर आपको 11th और 12th अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 6, 7, 8, 9, 10 से शुरू कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा मानना है कि अगर आप 11th, 12th को अच्छे से समझ सकते हो, आपको समझ आ रही हैं, तो यही 4 एनसीईआरटीज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा जीसी लियोंग या माजिद हुसैन या सतेंद्र सिंह ऐसे हायर बुक्स पे जंप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एनसीईआरटी से हो सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए तो ये हो गया, ठीक है। 6 से 10th ऑप्शनल है अगर आपको 11th 12th समझ में नहीं आ रहा तो, और वैसे 11th और 12th ज्योग्राफी के लिए मोर देन सफिशिएंट है न्यू एनसीईआरटीज। हिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू मी ओल्ड एनसीईआरटीज काफ़ी अच्छी हैं। आर एस शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा फॉर मिडिवल हिस्ट्री, और बिपिन चंद्रा जी की भी ओल्ड एक एनसीईआरटी आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। ये 3 किताबें करो 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज, ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगेन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप 6, 7, 8, 9, 10th जो आवर पास्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो कर सकते हो। 9th और 10th में एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री का ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो इंडिया के लिए इतना यूजफुल नहीं है, मतलब हमारी यूपीएससी के लिए, आई एम सॉरी। तो 6, 7, 8 तो आपको अच्छे से करना है। 9th और 10th में नेशनलिज्म और इंडिया वाला जो एस्पेक्ट है वो कर सकते हो, लेकिन 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी यार देखो, एनसीईआरटीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थीम आइडेंटिफाई करनी है, जो मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। फिर आपको देखना है कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेसर इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जो एस्पेक्ट एग्जाम में आते हैं मोर ऑफन देन नॉट, लाइक एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में टर्म्स वाले क्वेश्चन, लाइक क्रोनोलॉजी ऑफ द किंगडम्स वाले क्वेश्चन, हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो एनसीईआरटीज में, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर होते रहें। एनसीईआरटीज में हर एक चीज को याद करने की कोशिश मत करो लाइन टू लाइन, आपको पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। और फर्स्ट रीडिंग में तो आपको बिल्कुल भी पेन पेपर को हाथ में नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा, सर 11th और 12th की समझ में नहीं आती तो हमें ना 6 से 8th 9th 10th सारी एनसीईआरटी करनी है, हिस्ट्री के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी। लेकिन क्या है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है।
मतलब हमें एग्जाम देना है, इतना टाइम नहीं है, ऑप्शनल भी करना, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स को बताया था, ओसवाल बुक्स की एक मैंने पावर बैंक बताई थी कि इनकी एनसीईआरटीज भी आती हैं, ठीक है। बेसिकली एक किताब में ये लोग एनसीईआरटी का अच्छे से कंपाइलेशन दे देते हैं, ठीक है, कि कौन से चैप्टर में कौन से क्लास पे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बहुत अच्छे से इन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो, ठीक है। तो आप इस सोर्स को रेफर कर सकते हो। तो जैसे मैं बता रहा था, ये है उनकी ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटीज का कंपाइलेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिस्ट्री का 6 से 12 दिया हुआ है, तो इसमें आप अगर अच्छे से देखोगे, इन्होंने 6th में क्या इंपॉर्टेंट है, 7th में क्या इंपॉर्टेंट है, 8th में क्या इंपॉर्टेंट है, उसको सब्जेक्ट वाइज एक तो बांट रखा है। उसके बाद जब इन्होंने एक्सप्लेन किया है किसी भी सब्जेक्ट को, तो देखो 6th में जैसे आवर पास्ट पार्ट 1 है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने 1-2 पेज में ही पूरी एनसीईआरटी का सार दे दिया, और उसके बाद देखो क्वेश्चन और आंसर्स जो यूपीएससी के पैटर्न पे हैं, ताकि आपको एग्जाम में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने हर एक क्लास के लिए बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम्स के साथ, क्वेश्चन पेपर्स, और क्लास वाइज क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एग्जांपल देखो, क्लास 7th में जो भक्ति मूवमेंट वाला डिवोशनल पार्ट्स वाला चैप्टर है, उसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारी आइडियोलॉजीज को ज्योग्राफी वाइज की, साउथ में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ। देखो 1-2 एनसीईआरटी में काम खत्म, और मतलब पेजेस में काम खत्म, और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है। सिमिलरली यार ज्योग्राफी में तो 6 से 12 मैंने बोला, अब इतना टाइम नहीं है कि 6 से 10 तक पढ़े, तो यार ये किताब रेफर कर सकते हो आप, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 4-5 सोर्सेज हैं, मतलब क्लासेज हैं, और उसके बाद 11th और 12th की क्लासेस के। तो बुक 1 और बुक 2 के हिसाब से इन्होंने सिलेबस को बांट रखा है। और उसके बाद देखो क्लास 6 में जैसे एक चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो उसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारे डोमेन्स को, पोर्ट्स, लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब आपको तो ये बेसिक लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों का यार टच छूट गया है स्कूल के किताबों से, वो जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को रेफर कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, 1-2 पेजेस में, छोटी एनसीईआरटीज को जो छोटी क्लास की, एंड बिगर एनसीईआरटीज को भी जो बिग मतलब 11 और 12 की, उसको भी यार बहुत अच्छे से उन्होंने ल्यूसेड सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। सिमिलरली इनका पॉलिटी का भी आता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो यार ये चीज़ आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है। तो पहले ये रेफर करो, और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज पर रेफर करो, जो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। थैंक यू। तो कुछ इस तरीके से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर करना है। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास की है। उससे पहले वाली टाइम है तो पढ़ लो, ना तो इस सोर्स को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पहले क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बट ऑफ लेटली अब उसमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनसीईआरटीज का एज सच इतना रोल नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक सब्जेक्ट मेंस के लिए सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी में, कुछ 11th क्लास की एनसीईआरटी में और 12th में भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस में आंसर लिखने के लिए, तो वो आप रेफर कर सकते हो अगर आपको सोसाइटी को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। इसके अलावा मेजर एनसीईआरटीज का रोल यही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, उसमें एनसीईआरटीज का इतना एज सच रोल नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स लास्ट सब्जेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस एनसीईआरटी को करो। और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी, जो आई थिंक 12th में है, उस एनसीईआरटी में से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूरा इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के टाइमलाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, 1991 के रिफॉर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इतना पढ़ सकते हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक नो, एनवायरमेंट नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटीज जो आपको पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करके। ओसवाल बुक्स के आप इस सोर्स को रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम क्रंच है, ताकि आप 1 या 2 पेज में ही एक चैप्टर को निपटा दो किसी क्लास का, क्योंकि इन्होंने फिल्टर आउट कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। प्लस या प्रैक्टिस 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 तो करनी ही है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एनसीईआरटीज में कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप उसको ना, उसके छोटे छोटे फैक्ट्स को लेकर वो मत हो जाओ कि मेरे को वो लाइन याद नहीं हुई या ऐसे नहीं पढ़ना था, क्योंकि शुरू में मुझे भी, मैं कोशिश करता था हर एक चीज़ को याद कर लूँ,
कंसेप्ट क्लियर करना है एनसीईआरटी से। जब आप हायर बुक्स में जंप करोगे आपकी बाकी चीजें जो हैं ठीक हो जाएंगी। और कुछ सब्जेक्ट में तो यार 11th और 12th जैसे एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में है या फिर ज्योग्राफी में, उसमें तो एनसीईआरटी ही आपका हायर लेवल है। तो आप 6 से 10th के लिए ये सोर्स रेफर कर लो और उसके बाद अच्छे से 11th-12th में कॉन्सेप्ट क्लियर करना। डायरेक्टली एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारी एनसीईआरटी में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। मेक श्योर कि आप 1 से 1.5 महीने में अपना मेजर एनसीईआरटी का चंक सब सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा ताकि आप फालतू ज्यादा टाइम ना लगाओ और अपने गोल की तरफ आप अग्रसर रहो। एंड मेक श्योर यू क्लियर 2025 या 26 का प्रीलिम्स। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।